नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KN कृपया की पुण्यतिथि पर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KN कृपया जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र सेवा के प्रति हमारा समर्पण और अद्वितीय शौर्य हम सभी को कृतज्ञ निष्ठा और देशभक्ति की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। KN कृपया का दी श्रद्धांजलि। तो वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र के उत्थान हेतु आपके विचार और कार्य हमें सदैव सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। साथ ही सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। तो वहीं सीएम धामी ने बलिदानी सुखदेव जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सपूत महान बलिदानी सुखदेव जी की जयंती पर कोटिश नमन। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने साथ ही यह भी लिखा कि आपके कीर्तिमान विचार चिरकाल तक आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। बलिदानी सुखदेव जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। तो बताते चले, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर बलिदानी सुखदेव जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। आज आपको बताते चले सुखदेव जी का जयंती, जिसमें आप सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित है, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन है। अब वक्फ बोर्ड के तहत संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में भगवान रामकृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पढ़ाए जाएंगे। तो वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड अपने अधीन के सभी मदरसों से क्या पढ़ाई कराता है, इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना। तो वहीं उन्होंने कहा कि लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस की ही पढ़ाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अब मदरसों में ना तैनातियां चलेगा। आपको बताते चले, साथ ही उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड बोर्ड के हैं, वही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सुमून कासमी ने भी कहा कि हमारे मदरसों में 2023 से NCERT की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड आमने सामने। उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम अब पढ़ाए जाएंगे। 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन। देखिए, मदरसा बोर्ड एजुकेशन के लिए काम करता है और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं वो मदरसे हैं जो नियमित तौर से रजिस्टर्ड हैं
और वो जो एजुकेशन हम उन्हें देते हैं तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन यानी एनसीईआरटी का सिलेबस उन सारे मदरसों में हमने 2023 से लागू किया है। और 2024 में उन बच्चों ने जो रिजल्ट उनका आया वो लगभग 96% से ज़ायद है। वक्फ बोर्ड आमने सामने आ चुका है, जिसे मदरसों को हाईटेक बनाने को लेकर ये विवाद। उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिसे लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने है। मदरसों को हाईटेक बनाने को लेकर ये विवाद चल रहा है, जिसे लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिसे लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ चुका है। तो वही कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड की मलिन बस्तियों में उजड़ने की तलवार को लटकाए रखना चाहती है, ताकि एन चुनाव में पहले लोगों को कोर्ट में आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके। बीजेपी ने शरण पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है। अब दूसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है, तब फिर से अध्यादेश लाने की तैयारियां हैं, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाता। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों की उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद के कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा 2021 में 3 वर्षों के लिए लाया गया। अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है, तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी करे, जबकि 6 वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों में नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था। लेकिन बीजेपी सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान होने नहीं देना चाहती। देखिए, सरकार कभी भी मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जो है सीरियस नहीं रही। सरकार हमेशा इसे टालती रही, इसीलिए अध्यादेश लाके ये कांग्रेस पार्टी की देन थी कि अगर हम सरकार में वापस आ जाते तो अब तक ये जो मलिन बस्तियां हैं इन पे उनका मालिकाना हक हो जाता। सरकार ये 1-1 साल 2-2 साल का जो टाइम है ये बढ़ाती जाती है। जब चुनाव आते हैं तो मलिन बस्तियों के लोगों की उन्हें याद आती है, चुनाव चले जाते हैं, ये मलिन बस्तियों के लोगों को भूल जाते हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में अधिशासी अधिकार रहे हाजी अफीम खान को राज्य हज कमेटी का सदस्य नियुक्त कर दिया है। ये नियुक्ति केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि बीजेपी का सामाजिक और सियासी संदेश भी है। पार्टी अब जमीनी और ईमानदार चेहरे को आगे ला रही है। हाजी फहीम खान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि ये उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और जल्दी हज कोटा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। साथ ही बीजेपी की ये पहल न केवल कर्मठ अधिकारी को सम्मान देने की दिशा में है, बल्कि ये उन लोगों के लिए प्रेरणा भी है जो जन सेवा को अपना धर्म मानते हैं। तराई आपको बताते चले, फहीम खान को मिली जिम्मेदारी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हज कमेटी के सदस्य पद पर नवाजा गया है। पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो भी राज्य में हज समिति से लोगों को असुविधाएं होती हैं, परेशानी होती हैं, पूरा अध्ययन करके जितना भी लोगों को सरकार की जो नीतियां हैं, जो लोग वंचित हैं इनसे, उनको मैं पूरी कराने का प्रयास करूंगा। सरकार से जो कोटा बढ़ाने का है, पूरे प्रयास करूंगा कि इसका उत्तराखंड सरकार द्वारा उसके कोटे की वृद्धि की जाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से कि जो शासन स्तर पर कोटा है हज का, उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि अब पहले ऐसी बात नहीं है। काफी लोग
हज यात्रा के लिए उत्सुक रहते हैं और बेचारे फार्म भरते हैं, उनका जो है तो वहीं उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। पंचायत प्रत्याशियों के खर्च की सीमा पहले ही संशोधित की जा चुकी है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के इस बार खर्च को सख्ती से निगरानी की जाएगी। इसके लिए राजस्व निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिलों के बैलेट पेपर भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। निकाय चुनाव में आयोग ने जिलावार पर्यवेक्षक तैनात किए थे। इन पर्यवेक्षकों के प्रत्याशियों के खर्च का मिलान किया था। सभी प्रत्याशियों से खर्च का ब्यौरा लिया गया था। जिन्होंने नहीं दिया था उनके खिलाफ कार्यवाही आयोग के स्तर पर चल रही है। अब आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी खर्च की सख्त निगरानी के लिए तैयार है। तो वहीं उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है। सचल प्रयोगशाला के खाद्य पदार्थों की निःशुल्क जांच। चारधाम यात्रा में 25% सैंपल हो रहे फेल। जांच में मिठाइयां, दूध के पदार्थ में मिली मिलावट। सचल वाहन से किए जा रहे खाद्य सैंपल चेक। आम जनता अपने खाद्य पदार्थों की करवा रही जांच। खाद्य विभाग जनता को जागरूक भी कर रहा। उत्तरकाशी मुख्यालय में के रामलीला मैदान में हुई जांच। आपको बताते चले, खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर अब सचल प्रयोगशाला खाद्य पदार्थों की निःशुल्क जांच कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में 25% जो सैंपल मिले उनमें मिलावट मिली है। सचल वाहन के किए जा रहे खाद्य सैंपल चेक। साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी मुख्यालय के तहत अब ये खाद्य पदार्थों की निःशुल्क जांच हो रही है। चारधाम यात्रा में 25% सैंपल फेल हुए हैं। जांच में मिठाइयां, दूध के पदार्थ में भी मिलावट मिल रही है। तो वहीं श्रद्धालु भी अपने खाद्य पदार्थों की जांच करवा रहे हैं। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी सेंधमारी की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया है। पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि भटिंडा आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस रबीक लक्सर कोतवाली क्षेत्र में डासनी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रबीक पिछले 5 साल से भटिंडा में सेना के कैंट एरिया में दर्जी का काम कर रहा था। इसी दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ गया और आर्मी की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने लगा। हरिद्वार एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रबीक के परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न शहरों के सिलाई का काम करते हैं। पुलिस ने लश्कर स्थित घर पर दबिश दी और रबीक के रिश्तेदारों से पूछताछ की। तो वहीं एसएसपी ने कहा कि जांच एजेंसियों ने को रबीक के बारे में कुछ और संदिग्ध सुराग मिलते हैं तो हरिद्वार पुलिस उन्हें पूरा सहयोग देगी। भटिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डॉसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेरोबॉट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इस पर जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या शब्द पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। हमारे लड़के हमारी तीसरी पीढ़ी तो वहीं हल्द्वानी उप जिला अधिकारी रेखा कोहली ने अधिकारियों के साथ लालकुआं क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जिससे जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर संभावित उपायों पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जा सके। इस दौरान उप जिला अधिकारी न्यायिक रेखा कोहली ने संबंधित प्रशासनिक टीम के साथ विभिन्न कॉलोनियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नालों और जल भराव की स्थिति से प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने जल भराव की गंभीर समस्या पर ध्यान रखते हुए जल निकास व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने और नाली सफाई कराने के आपको बताते चले निर्देश भी दिए हैं।
तो वहीं देहरादून में दून अस्पताल में ओपीडी और आईपीडी में हर रोज करीब 3000 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा सैकड़ों मरीज भर्ती भी रहते हैं। ऐसे में अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। दरअसल दून अस्पताल में बीते सोमवार को फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान कई खामियां मिली। दमकल विभाग की टीम ने फायर वाटर पंप को शुरू किया तो उसकी बैटरी ही नहीं चली। 4 अग्निशमन यंत्र भी खराब मिले। इससे ये पता चलता है कि लंबे समय से फायर सेफ्टी का रिहर्सल नहीं किया गया है। तो वहीं ये सब तब सामने आया जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरे देश में सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई। ऐसे में दून अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम फेल होना कई सवाल खड़े कर रहा था। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि इसको लेकर अस्पताल को एक पत्र भी लिख रहे हैं। साथ ही इसको लेकर डीएम सबीन बंसल को भी सूचित किया जाएगा। हमने अपनी टीम को भेजा था कल, जो है ये गए और जिन्होंने चेक किया अपनी टीम के साथ, जो हमारे इंचार्ज साहब जो फायर स्टेशन के हैं, तो इन्होंने वहाँ कमियां पाई। उनके जो पंप ऑटो मोड पे नहीं थे और डीजल पंप की जो है बैटरी नहीं थी उसमें, कि जो कि मतलब गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ये घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं होता। तो उसको सदैव 24/7 कार्यशील रखना होता। तो इसको कार्यशील रखने के लिए आज हम उनको पत्र भेज रहे हैं अपने कल के इंस्पेक्शन की दृष्टि में, और साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि हम डीएम साहब को भी कर रहे हैं। उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उनको निर्देशित करें कि इतने सेंसिटिव प्लेस की जो है अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखने का निर्देश देने का कष्ट करें। तो वहीं हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल। गर्मी से डिहाइड्रेशन का बड़ा खतरा। तपती धूप में लोगों की बढ़ाई परेशानी। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पहुंचा पार। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। आपको बताते चले कि तपती धूप से लोगों की बड़ी परेशानी। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह। भीषण गर्मी से जनजीवन अब बेहाल हो चुका है। गर्मी से डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ रहा है। तपती धूप ने लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ा दी है। घरों से बाहर निकलने को लोग परेशान तपती धूप के चलते। तो वहीं अल्मोड़ा नगर के भीड़ भाड़ वाले गोपाल डेयरी क्षेत्र में आज सुबह आग लग गई। वही घटना में डेयरी को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं क्षेत्र अधिक भीड़ भाड़ वाला होने और आसपास की दुकानों में आग फैलने की आशंका के चलते दमकल की 3 गाड़ियों को लगाया गया। तो वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार आग लगने का कारण गैस सिलेंडर के रिसाव के कारण है। आग के कारण दुकानदार और उसका बेटा भी झुलस गए, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। डेयरी में 9:35 सूचना आई कि गोपाल डेयरी के पास में आग लगी हुई है। 3 गाड़ियों के सहित मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा और इसको कंट्रोल कर दिया और 20 मिनट में आग को पूरी रूप से काबू कर दिया। लगभग कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान का आकलन अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद ही इसको लग रहा है संभवतः या गैस सिलेंडर या फिर शॉर्ट सर्किट से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो जांच के बाद ही इसका उजागर होगा। दुनिया के हर कोने से लोग चारधाम यात्रा आने के लिए इच्छुक हैं। यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 28 लाख पार हो चुका है। इसमें 150 से अधिक देशों में 3,15,081 लोगों ने पंजीकरण कराया। यूएस, नेपाल, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से सबसे अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया। देश के उच्च हिमालय क्षेत्रों के स्थापित केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के अलावा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पूरी दुनिया में उत्साह है। पर्यटन विभाग के पंजीकरण आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वहीं नेपाल से 5,728 यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। चलेंगे यहाँ तक पहुँचने के यात्रा के लिए पूरी दुनिया में उत्साह। कई देशों से पंजीकरण करा रहे लोग। पंजाब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी चारधाम यात्रा के लिए
आने के लिए इच्छुक लोग कई लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। चारधाम यात्रा में आने के लिए लोग इच्छुक। तो वहीं उत्तराखंड के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का तीसरा नया मानचित्र जारी होने से हरिद्वार के बद्री केदार यात्रा मार्ग और सुगम हो गया है। मानचित्र में नवीनीकरण में दोनों प्रमुख तीर्थ के अलावा हिमालय के अन्य तीर्थ यात्रा मार्गों को भी विशेष रूप से दर्शाया है। इसके अलावा नए नक्शे में राज्य की 15 नई तहसीलों को शामिल किया गया। अब राज्य में तहसीलों की संख्या 95 से बढ़कर 110 हो गई है। मानचित्र में इन सभी तहसील मुख्यालयों का स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ये नया सशक्तिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के सड़क और रेलवे नेटवर्क को भी अपडेट किया गया है। तहसीलों की संख्या 95 से बढ़ाकर 110 की गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का ये तीसरा सर्वेक्षण। वहीं हरिद्वार बद्री केदार यात्रा को अब ये मानचित्र सुगम भी बनाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बर्ड फ्लू और बाघिन की मौत के बाद वन विभाग की अलर्ट मोड पर आ गया है। नैनीताल चिड़ियाघर के कर्मियों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा वन जीवों का परीक्षण किया जा रहा है। नैनीताल चिड़ियाघर के निदेशक और डीएफओ नैनीताल वन प्रभाग चंद्रशेखर जोशी का कहना है कि संबंधित घटना को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कदम उठाए गए। अभी ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, पर बर्ड फ्लू से जुड़े जो भी कॉल है उनका पालन किया जा रहा है। तो वहीं कर्मचारियों को भी सतर्क किया गया है। नैनीताल चिड़ियाघर में 2 चिकित्सक तैनात हैं। उन्होंने वन्य जीवों को देखा है। वन्य जीवों की मॉनिटरिंग की जा रही है। नैनीताल चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा, जिसे लेकर अब चिड़ियाघर के कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी में बर्ड फ्लू से हुई थी बाघिन की मौत। नैनीताल से हुई थी बाघिन की मौत। नैनीताल चिड़ियाघर में 2 चिकित्सक तैनात। यूपी में बर्ड फ्लू से हुई थी बाघिन की मौत। नैनीताल चिड़ियाघर में 2 चिकित्सक तैनात। चिड़ियाघर के कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी में बर्ड फ्लू से हुई थी, आपको बता दें, बाघिन की मौत, जिसे लेकर अब चिड़ियाघर के सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको बता दें कि 2 अधिकारी भी तैनात है। यूपी बोर्ड में अब बर्ड फ्लू का खतरे को लेकर नैनीताल चिड़ियाघर में 2 चिकित्सक तैनात हैं, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिड़ियाघर में कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाघिन की मौत के बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद ये अलर्ट पर चिड़ियाघर के सभी अधिकारी। यूपी में बर्ड फ्लू से हुई थी बाघिन की मौत, जिसके चलते अब चिड़ियाघर में मॉनिटरिंग की जा रही है। जानवरों पर ध्यान रखा जा रहा है। बर्ड फ्लू के कोई भी लक्षण दिखते ही का इलाज तुरंत किया जाएगा। यूपी में बर्ड फ्लू से आपको बता दें कि बाघिन के मौत के बाद ये अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद चिड़ियाघर के सभी अधिकारी अब अलर्ट मोड पर है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।